वास्तव में 1973-74 में योजना आयोग ने गरीबी की रेखा की परिभाषा तैयार की और ये परिभाषा कैलोरी से जुड़ी हुई, ये तब से चल रही है। ये कहा गया कि गांव में जिसको 2400 और शहर में जिसको भोजन से प्रतिदिन 2100 कैलोरी नहीं मिले उसे हम गरीबी की रेखा के नीचे मानते हैं। हमारे यहाँ हमने गरीबी की निरपेक्ष परिभाषा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की है। हम ये भी देखते हैं कि इतनी पॉवर्टी लाइन से नीचे के लिए रोज़ाना गाँव में कितना खर्च और शहरों में कितना खर्च ज़रूरी है, 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी। हमारे लिए जो आंकड़े या तथ्य स्वीकार किए गए हैं वो है सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर की गरीबी की रेखा के तथ्य हमने स्वीकार किए हैं और उस आधार पर स्वर्गीय सुरेश तेंदुलकर के आधार पर गाँव में यदि हम 27.20 रुपये 2400 कैलोरी के और शहरों में 33.33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2011-12 की बात है, उनको हम गरीबी की रेखा के नीचे कहेंगे। भारत में ये है 14.7%। पिछली सरकार ने यही श्रेय लिया कि हमने गरीबी की रेखा को बहुत भारत में 21.9% और राजस्थान में 14.7%। तो भारत की तुलना में राजस्थान में गरीबी कम है। क्या वास्तव में हम इस परिभाषा से संतुष्ट हैं? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये परिभाषा राजस्थान के प्रतिकूल है, कैलोरी पर आधारित, और हमारा मुख्य खाद्यान्न बाजरा, और बाजरा में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। तो आधा रोटला खाया बाजरा 2400 कैलोरी मिली, हम गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए, और गरीबी की रेखा से ऊपर होते केंद्र से मिलने वाली सहायता क्या होगी? कम। तो दोनों तरफ से हमारे लिए परेशानी है। एक तो परिभाषा हमारे प्रतिकूल और केंद्र से मिलने वाली सहायता भी उससे क्या हो जाएगी। तो असल में ये परिभाषा हमारे लिए उपयुक्त परिभाषा नहीं है, और इसलिए हम कई बार कोशिश कर चुके हैं कि इस परिभाषा को बदलाएं। खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अरविंद पनगड़िया को ये जिम्मा सौंपा है कि गरीबी की एक बहुपक्षीय परिभाषा जो ज़्यादा व्यावहारिक, ऐसी ही परिभाषा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। उसका नाम रखा है मल्टीलैटरल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, यानी कि गरीबी का बहुपक्षीय सूचकांक, गरीबी का बहुआयामी सूचकांक। कैलोरी अत्यंत संकुचित परिभाषा। अमर्त्य सेन भी इस परिभाषा से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इंसान खाली कैलोरी से जिंदा नहीं रहता, बाकी सब चीज़ों का क्या हुआ जिंदा रहने के लिए, और इस परिभाषा में वो शामिल नहीं। क्या अगली बात पर हम आते हैं, प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सच बात ये है कि कुल मिलाकर के ये प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग गुजरात में और ये प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग राजस्थान। जब हम विकास को पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, तो हम सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। आपको वहाँ इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ तथ्य दे दिए हैं कि हमारी स्थिति क्या है। फिर 100 वर्ग किलोमीटर पर हमारे यहाँ कितनी सड़कें हैं और भारत में कितनी सड़कें हैं? तो आप देखिए, भारत में हमारी स्थिति वास्तव में आधे से कम, आधे से थोड़ी ज़्यादा सड़कें हमारे यहाँ। सड़कें किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानी, लाइफ लाइन। सड़कों से विकास का पता लगता है, और सच बात यह है कि हमारे यहाँ सड़कों का अभाव है, और केरल की तुलना में तो आप देखिए हमारे यहाँ सड़कें कितनी हैं। फिर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब प्रति व्यक्ति आय आप जरूर नोट करके रखिए, और ये प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये CSO के लेटेस्ट आंकड़े हैं, 1 जून 17 को ये आंकड़े हैं। CSO का विस्तार है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन मत कहना, क्योंकि अब ये नाम बदल गया। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। उसी तरह से दूसरा संगठन है NSSO, नेशनल सैंपल
उच्चारण ही संपन्न होगा। आप वहाँ ना बोले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुनने वालों को भी नहीं मालूम कि ये उच्चारण होता है। लेकिन आप डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो सैंपल उच्चारण होता ही नहीं अंग्रेजी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, तो ये दोनों के नाम ऑफिस हो गया है, कार्यालय हो गया है, न कि ऑर्गेनाइजेशन। प्रति व्यक्ति आय का सवाल पूछा जाए तो आप भी सवाल पूछिए, कौन सी प्रति व्यक्ति आय बताओ सर, स्थिर कीमत पर या वर्तमान कीमत? स्थिर कीमत का मतलब होता है एक आधार वर्ष के आधार पर कीमत, और हमारा लेटेस्ट आधार वर्ष है 2011-12। ये भी ध्यान रखना, आपको छेड़ने के लिए कह सकते हैं इस आधार वर्ष से कोई और बात भी जुड़ी है क्या? बिल्कुल कहिए कि हाल ही में हमने थोक मूल्यों का आधार वर्ष भी 2004-05 से बदल करके 2011-12 कर दिया। तो थोक मूल्यों का सूचकांक भी हमने बदला, 11-12 उसका आधार वर्ष है। साथ में अब ये भी कहिए कि हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक भी बदल दिया है, और वो भी 11-12। तो 2011-12 का आधार वर्ष राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है, थोक मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष है, और औद्योगिक उत्पादन का भी आधार। ये परिवर्तन हमने किए हाल में, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। भारत की तुलना में राजस्थान की आय 29% कम है, और इसलिए आज भी राजस्थान जो है वो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की तरह से, कुल मिलाकर के गुजरात की तरह से न तो औद्योगिक राज्य बन पाया है, और न ही पंजाब और हरियाणा की तरफ से संपन्न बन पाया। तो न तो हम धनी राज्य हैं और न ही हम औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कितने जन्म प्रशिक्षित डॉक्टरों की मदद से होते हैं, इनको हम कहते हैं बर्थ अटेंडेड बाय हेल्थ पर्सोनेल, BAH। दूसरा इसका लिखा हुआ है संस्थागत प्रसव। राजस्थान बहुत बदनाम रहा है संस्थागत प्रसव। बीमारू होने वाला एक कारण ये है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ संस्थागत प्रसवों का अनुपात बहुत कम, उसका रेशो बहुत कम है। उदाहरण के लिए 1992-93 में जब पहला सर्वेक्षण हुआ, और इसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ऐसे सर्वेक्षणों के बारे में आपको आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए सहजता से। तो सर्वेक्षण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो पहला सर्वेक्षण हुआ 1992-93 में, राजस्थान में केवल 12% प्रसव अस्पतालों में हुए, यानी कि 88% प्रसव दाइयों के माध्यम से होते थे, मिडवाइफ, और 88% प्रसव दाइयों के माध्यम से होते थे। का नतीजा ये होता था कि प्रसूति मृत्यु और शिशु मृत्यु अनुपात और दरें बहुत ऊंची। राजस्थान बदनाम था इस दिन, आज भी राजस्थान बदनाम है। और एक सर्वेक्षण तो ये कहता है कि आज भी 2 घंटे में एक औरत गर्भावस्था संबंधी कारणों से राजस्थान में मरती है, 2 घंटे में एक प्रसूति की मृत्यु होगी। एक सर्वेक्षण ये भी कहता है, शायद मैं आपको दिखा पाऊंगा, लेकिन उसका कारण क्या है? संस्थागत प्रसव। लेकिन इतनी खुशी की बात है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा, और इसके तथ्य आपको जहां भी मिले जरूर नोट करिए, ये लेटेस्ट सर्वे है 15-16 के लिए, और अभी इसके आंकड़े छपने शुरू हुए पिछले 3-4 महीनों से लगातार। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार अब 84% प्रसव हमारे अस्पतालों में। जननी एक्सप्रेस, आपको सब पता है। आपको ये भी पता है कि गरीब महिला को 5 किलो शुद्ध घी देने लग गए हैं, दवाइयाँ मुफ्त हैं, और उसके साथ साथ इलाज मुफ्त है, और उसके साथ साथ प्रसव मुफ्त। ये सारी बातें बड़ा फर्क हो गया 84%। नतीजा ये हुआ हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर घटी और प्रसूति मृत्यु अनुपात घटा। ध्यान दो मेरे शब्दों पर, शिशु मृत्यु दर होती है और प्रसूति मृत्यु अनुपात होती है। एक गलती और आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी तो
मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है MMR और IMR रेट, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, लेकिन प्रसूति मृत्यु अनुपात। दूसरा, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर प्रति 1000 में निकाले जाता है, लेकिन प्रसूति मृत्यु 1 लाख पर निकाला। ये भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम पूछ ली जाती हैं। ये प्रसूति मृत्यु को घटाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका। ये क्या है? NSMD, तो नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये दिन जो है 11 अप्रैल, ये सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया है। तो सुरक्षित मातृत्व दिवस, हमने पिछले कुछ वर्षों में यही कोशिश की है कि राजस्थान जो बीमारू का एक तमगा लगा हुआ, बीमारू का जो कलंक हमारे साथ लगा हुआ है, किसी तरह से उसको धोएं। और इसीलिए ये प्रसूति मृत्यु जो घटी है, स्वाभाविक है, हम बहुत जल्द इससे उबर सकेंगे। ये बीमारू कहलाने का ये कारण था। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल उर्वरता दर, और कुल उर्वरता दर की परिभाषा होती है कि एक महिला पुनरुत्पादन काल में कितनी जीवित संतानों को जन्म दी। सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू ए वुमन ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव एज, नंबर ऑफ लाइव बर्थ टू ए वुमन ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव एज, और पुनरुत्पादन काल कहलाता है 15 से 49 वर्ष। तो 15 से 49 वर्षों के दौरान एक महिला कितनी जीवित संतानों को जन्म देती है, इसको हम कहते हैं TFR। यदि मृत संतानें शामिल हो जाएं तो उसको हम कहते हैं GFR, ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। और मृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिल बॉर्न बेबी। क्या गलतियां करते हैं? डेड बोर्न बेबी, डेड कोई शब्द नहीं होता है। तो मृत संतान जो पैदा होती है उसको स्टिल बॉर्न बेबी कहते हैं। तो स्टिल बॉर्न बेबी भी ले लें और जीवित संतान भी ले लें, तो ये हो जाएगा ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। और हमारी फर्टिलिटी रेट जो वास्तव में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 13 के अनुसार 2.8, लेकिन अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने नए आंकड़े दिए लेटेस्ट, वो है 2.4। अब आप बताओ हम बीमार क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ जो 2 पैदा करने वाले हैं वो यदि चले जाएंगे दुनिया से तो पीछे कितने लोगों को छोड़ जाएंगे? 2.4। इसका मतलब 2 के बदले में कितने बचेंगे? 2.4। तो जनसंख्या क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। और इसीलिए हम बीमार हैं। जनसंख्या का आकार बड़ा है और लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। 2.4। अब देखिए जितने भी दक्षिण के राज्य हैं उनको क्यों नहीं बीमार हो गए? क्योंकि उन सारे दक्षिण के राज्यों में, यानी कि हम बात कर रहे हैं केरल की, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की, इन सब में TFR 1.5 और 1.9 के बीच, यानी कि एक महिला 1.9 संतानों को जन्म देती। ये भी छेड़ने के लिए आपसे पूछा जा सकता है 1.9 संतान का क्या मतलब होता है? तो उसी समय मुस्कुराते हुए आपको सुदृढ़ता के साथ बताना आना चाहिए 1.9 का मतलब होता है सर 100 महिलाएं 190 संतानों को जन्म देती। तो 190 और इसलिए 1.9 समझाना आपको आना चाहिए। कुल मिला के इसका मतलब क्या निकलता है? तो 2.4 का मतलब 240। तो एक महिला यदि 2.4 यानी कि पति और पत्नी मिलकर के कितनी संतानों को जन्म दे रहे हैं? 240। तो 240 का मतलब ये जब चले जाएंगे तो बाद में क्या होगा? जनसंख्या क्या होगी रहेगी। और इसलिए 2.1 को हम रिप्लेसमेंट रेशियो कहते हैं, RR। और हमारी जनसंख्या नीति 2000 जो अंतिम नीति है 2000 में घोषित हुई, उसमें हमने स्पष्ट कहा कि हम 2010 तक अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 कर देंगे। 2.1। और आज भी राजस्थान में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 13 के अनुसार 2.8 और NFSHS के अनुसार 2.4। अभी भी हम 2.1 से कितनी दूर हैं। लेकिन ये दक्षिण के 4 राज्यों ने कमाल किया, इन्होंने रिप्लेसमेंट रेशियो हासिल कर लिया।
उल्टा रिप्लेसमेंट रेशियो से भी जनसंख्या क्या कर दी, TFR क्या करती है, जिन राज्यों में जनसंख्या घटने लगी है और हमारे यहाँ आज भी क्या हो रही है, बीमारी। तो बीमारों के पीछे क्या बातें हैं, मैंने आपसे कहा ना, 5वां S ये कहता है स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए और ये आपको समझाना आना चाहिए। अगली बात, हमारी क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, C मीन्स क्रूड, DR मीन्स डेथ रेट, BR मीन्स बर्थ रेट। क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट राजस्थान की क्या है, 24.8 और 6.3, और भारत की क्या है, 20.8 और 6.5। तो भारत की तुलना में आज भी आप देखिए बर्थ रेट क्या है, बीमार। लेकिन हाँ, हमारी डेथ रेट जरूर कम है। अब ये भी पूछा जा सकता है डेथ रेट क्यों कम है, ये सब ज़्यादा तो मैंने कहीं कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन अंदाज से सर आप ज़्यादा देर में अपनी बात कह लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जिस तरह का संघर्ष करना पड़ता है, पानी के लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता है, सारे भारत का केवल 1% पानी राजस्थान में, सारे भारत की 10.4% क्षेत्र, 18% से ज़्यादा पशुधन और 5.67% जनसंख्या और पानी केवल 1%। तो जो संघर्ष करना पड़ता है उससे शायद राजस्थान के लोगों की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, रेसिलियंस बढ़ जाती है, और इसलिए हमारी मृत्यु दर कम और जन्म दर कम। अच्छा भैया, इसको क्रूड क्यों कहते हैं? क्या ये अपने आप में क्रूड का मतलब होता है गंदी जन्म दर और गंदी मृत्यु दर के नहीं चाहिए? यहाँ क्रूड का भावार्थ है अशोधित, अनरिफाइंड, यानी कि इन आंकड़ों में त्रुटियां हो सकती है, स्टैटिस्टिकल एरर हो सकती है। हमारे यहाँ कानून है गर्भावस्था का पंजीकरण, हमारे यहाँ कानून है जन्म दर का पंजीकरण, मृत्यु दर का पंजीकरण, जन्म का भी पंजीकरण, गर्भाधान का भी पंजीकरण, मृत्यु का भी पंजीकरण। लेकिन साहब दूर दराज के इलाकों में पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती, इसलिए जन्म और मृत्यु के सही आंकड़े ज्ञात नहीं हो पाते, इसलिए नाम रख दिया गया क्रूड बर्थ रेट और क्रूड। क्रूड का मतलब क्या हुआ, अशोधित, रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड, राइट, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन हो सकता। अगली बात पर आते हैं IMR, शिशु मृत्यु। अब ये भी कारण है बीमारी कि आज भी राजस्थान में कितने शिशु मरते हैं, तो 43, भारत में कितने मरते हैं, 37, तो 43 शिशु मरते हैं। शिशु किसको कहते हैं? आप लोग कई बार बड़ी रोचक बात करते हैं, शिशु सब इतना सा होता है, इतना नहीं सब, कभी इतना भी हो जाता है, ऐसे नहीं। शिशु का मतलब होता है जिसने पहली वर्षगांठ न मनाई हो, उसको शिशु, फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी, एक साल, तो 1 साल से कम, और हमारे यहाँ ये 43 है, और भारत में आप देखिए 37 है, और केरल में मात्र 12 है। अब सोचिए बीमारी क्यों, केरल की तुलना में हमारे यहाँ आप सोचिए 4 गुना से कुछ कम शिशु मरते हैं। इससे स्वास्थ्य का पता लगता है, इससे पता लगता है कि बच्चे हमारे कैसे होते हैं। इसलिए शिशु मृत्यु दर भी एक सूचक होता है, और इस कारण भी बीमारियों का तमगा हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ आज भी शिशु मृत्यु दर, यानी कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी गुणवत्ता कितनी कमजोर है। ये ग्रामीण और ये शहरी कितना फर्क है, आप देखिए, गाँव में 44, शहरों में क्या। मैंने कहा ना बेटे, प्यास जगाना मेरा काम, मैं आपको मैक्सिमम सामग्री दे सकता हूँ, तैयारी आपको करनी। फिर बात करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी, और चाइल्ड की परिभाषा क्या है, देखिए चाइल्ड की परिभाषा है 4 साल। सदा याद रखो, चाइल्ड की एक परिभाषा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। शिशु की एक ही परिभाषा है, पहली वर्ष का। तो चाइल्ड की परिभाषा अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, बालिका बालक अनुपात, तो हम क्या लेते हैं उसमें 6 साल। तो बालिका बालक में हम कौन से लेंगे, 6 साल। तो शिशु की परिभाषा एक ही है, लेकिन बालक बालिका की परिभाषा, और आप देखिए ये भी हमारी 12 है, भारत की तुलना में 11। फिर हम बात करते हैं MMR, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा बदनाम है, और ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अभी तक सब रेट आ रहे थे, ये रेशियो, और ये आंकड़े SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS क्या होता है, ये भी बताना आना चाहिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि हम न्यायादर्श
प्रणाली लेते हैं और उसके आधार पर हम निकालते हैं। और राजस्थान में 1 लाख में से 244 गर्भावस्था संबंधी कारणों से होती है। ये मृत्यु कब होती है? बच्चे के जन्म के पहले, जन्म के पश्चात या जन्म के दौरान? तो ये सब तीनों बातें शामिल हैं, जन्म के पहले, जन्म के दौरान और जन्म के पश्चात। अंग्रेजी में प्रीनेटल, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल। 244 भारत की तुलना में कितना ज़्यादा, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो कि 191 देशों ने हस्ताक्षर किए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने, भारत उसमें शामिल। 2015 के लिए हमने ये लक्ष्य तय किए, 8 लक्ष्य हमने उस समय तय किए, उनका नाम रखा मिलेनियम। और मिलेनियम की हिंदी क्या है? तब बोल देते शताब्दी, और आपने बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती की। मिलेनियम में सहस्त्राब्दी, तो सहस्त्राब्दी विकास और ये थे 8। और उसके अनुसार 2015 में MMR हो जानी चाहिए 109। और अभी भी हम कितने पीछे हैं आप देखो, भारत 167 और राजस्थान 244। अंतिम बात, 1990 में विकास की परिभाषा में आमूलचूल परिवर्तन। 1990 तक 2 अवधारणाएं बड़ी प्रसिद्ध थी, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। लेकिन 1990 में पाकिस्तान के जाने माने अर्थशास्त्री ने सारा चिंतन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, और ये स्पष्ट किया कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को मापने वाले मापक GDI या GNP आदि आदि केवल साधन है, आदि आदि केवल माध्यम है, ये केवल निमित्त है। उद्देश्य जो है मनुष्य का विकास, उद्देश्य मानव जीवन की प्रफुल्लता, उद्देश्य इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ क्या? ये 90 में परिवर्तन हुआ, और 90 के बाद से एक नया सूचकांक स्वीकृत होता चला गया, और आज बड़ा प्रतिष्ठित सूचकांक है, और उसका नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और HDI में हमारा स्थान भारत का 188 देशों में 131 अर्थात पिछले साल की तुलना में 1 अंक हमारा कम हो गया, अर्थात हमारी स्थिति खराब हो गई। पहले हम 130 पे थे, अब हम 131 पे। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, भारत ने स्वयं 2 बार मानव विकास सूचकांक छापा है, और दोनों बार के विकास सूचकांक में राजस्थान की स्थिति पहले 14वें नंबर पर थी, अब 17वें नंबर पर। तो उल्टा हम 3 अंक गिर गए, पहले हम 14 पर थे, अब हम किसमें हैं? 17। ये बड़ी तुलनात्मक स्थिति। अब अगली बात